मैसेज में मैं भानु प्रताप आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर, आज की इस क्लास के अंदर हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं चंडीगढ़ एएलएम का, जिसकी सूचना आप सभी को मिल चुकी है। और इस बैच के अंदर हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, और बेसिक से लेकर हम अपना कोर्स को कंप्लीट करेंगे एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर, और बेहतरीन क्लासेस आपको इसमें प्रदान की जाएगी। तो जितने भी साथी ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, जितने भी जुड़ने वाले हैं, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो हमारा ये जो बैच है ये अप्रोक्सीमेट रहेगा 40 या 45 दिनों के आसपास रहेगा इस बैच का टाइम पीरियड, क्योंकि चंडीगढ़ एएलएम के फॉर्म जो है फिलअप हो चुके हैं। उनकी लास्ट तारीख भी शायद आगे बढ़ चुकी है, 31 जनवरी थी, उसको बढ़ा के 7 फरवरी तक कर दिया गया। तो उम्मीद है कि उस लास्ट तारीख के लगभग 1-1.5 महीने के अंदर पेपर आपका हो जाएगा। नहीं भी होता तो चिंता की कोई बात नहीं है। जो भी बच्चे ये कोर्स ऑनलाइन ले रहे हैं उन्हें ये बैच की वैधता जब तक आपका एग्जाम चंडीगढ़ एएलएम का नहीं हो जाता तब तक आपको प्रदान कर दी जाएगी। तो इस बैच के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि चंडीगढ़ एएलएम की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में, और कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात है आप लोगों के लिए। आपके जो प्रश्न आएंगे वो कितने प्रश्न आएंगे? टोटल 100 प्रश्न। 100 प्रश्नों का आपका एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे भी, और इन 100 प्रश्नों में केवल और केवल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 100 प्रश्न होंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी भी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब आप 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो। इसको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का आपको पूरा का पूरा समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन कीजिए 2 घंटे के अंदर। बहुत ज्यादा समय है ये, क्योंकि पेपर मेरे ख्याल से चंडीगढ़ या पंजाब के जितने भी जो लाइनमैन के पेपर अब तक भूतपूर्व हुए हैं, पहले हुए हैं, वो इतने ज्यादा मुश्किल नहीं आए हैं, बहुत ही आसान आते हैं। अब 100 क्वेश्चन 2 घंटे के अंदर होना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से हो जाते हैं। 1 घंटे में भी हो जाएंगे, क्या पता वो लेवल देखेंगे तब पता लगेगा पेपर का। उसके बाद में बात करते हैं कि एक क्राइटेरिया दे रखा है कि आपको कम से कम 40% अंक लेके आने पड़ेंगे यदि आपको सिलेक्शन करवाना है अपना। तो ऐसा नहीं है कि आपका कम नंबर पे हो जाएगा। यदि आपके मिनिमम 40% मार्क्स आते हैं तभी आप आगे क्वालिफाई होगे, अन्यथा क्वालिफाई भी नहीं होगे। यानी कि मान लो 1000 जनों ने फार्म भरा और किसी के भी 40% नहीं आए हैं तो वो किसी को भी नहीं लेंगे, विज्ञप्ति हो सकता है दोबारा निकाल दें। और कईयों के मन में वहम है कि परमानेंट है या टेम्परेरी है, तो बिल्कुल ही टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। शुरुआत में कंपनी आपसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और यदि उन्हें लगा कि हाँ आपकी जरूरत है तो 3 साल से आगे भी कॉन्ट्रैक्ट बढ़ सकता है। लाइफ टाइम भी आप उनके साथ जुड़ सकते हो, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ये जिंदगी भर की जॉब भी आपकी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो टाइम पीरियड दे रखा है वो 3 साल का दे रखा है। तो 3 साल तक आपकी वैकेंसी आपको जॉब प्रदान करेगी। एक निर्धारित तनख्वाह जो उसके अंदर दे रखी है वो क्राइटेरिया मिल जाएगा। जो भी वेतन भत्ते अलाउंसेस वगैरह है वो सब आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को पढ़ना। जो आपकी डेली क्लासेस रहेंगी वो शाम को 7:15 बजे शुरू होंगी। भी खत्म कब होंगी ये डिपेंड करेगा कि टॉपिक कितना लंबा हो गया है, किस तरीके का है। तो शुरुआत कर देंगे हम, अंत की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर में कोर्स करवाना है तो हो सकता है वक्त में थोड़ा ज्यादा भी देना पड़े। तो पढ़ना शुरू करेंगे। मैं इस क्लास को सेम उसी प्रकार से पढ़ाऊंगा आप लोगों को जिस प्रकार से मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूं। तो अपनी कॉपी रजिस्टर अपने पास, कॉपी पेन और रजिस्टर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि हम साथ साथ लिखेंगे भी और लिख लिख के साथ में याद भी करेंगे, ताकि हाथों हाथ आपकी ये रिवीजन भी इसके साथ होता रहे। वीकली आपके टेस्ट लेंगे। टेस्ट कब होंगे उसका शेड्यूल आपको प्रदान कर दिया जाएगा। अलग अलग संदेशों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करें पढ़ना। तो सबसे पहले जो आज की वीडियो है इसकी मैं शुरुआत करूंगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से। तुम्हारा जो मुख्य टॉपिक शुरुआत में रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होता क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे उन वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने हमें विद्युत प्रदान किया है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक हेडिंग लगा लीजिए अपनी कॉपी में, विद्युत। एक हेडिंग लगेगी आपकी कॉपी के अंदर, रजिस्टर के अंदर, जो भी आप लेके बैठे हो। विद्युत, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या चीज है विद्युत? सभी जानते हैं। तो लिखिएगा इसके अंदर कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित किए जा सकते हैं। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित किए जा सकते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, इससे अनेकों विभिन्न प्रकार के आपके कार्य संपादित होते हैं। वो कार्य क्या क्या संपादित हो सकते हैं तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है अभी। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हम व्यापक रूप से कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर बीच में है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वो विद्युत जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये एक एनर्जी के फॉर्म में पाई गई है। एक प्रकार की ऊर्जा से कई तरह के कार्य हो सकते हैं। कार्य को यहाँ पर 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। इसके भी बहुत सारे और प्रतिरूप हो सकते हैं। तो पहला प्रतिरूप है कि हम मोशन ऑफ पावर, घुमाव से शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, घुमाकर ताकत पैदा कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि कार में
इलेक्ट्रिक कार आज के टाइम में प्रचलन में है। मोटर बोट के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर लगा के चला सकते हैं। ड्रिल मशीन आप सभी ने देखी होगी, होल निकालने के काम में आती है, इलेक्ट्रिक वाली हम काम में लेते हैं। उसके अलावा बात करते हैं हीटिंग एंड कूलिंग की, तो हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके ऊष्मा भी उत्पन्न कर सकते हैं और ठंडक भी पैदा कर सकते हैं। ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए आपके पास ओवन है, आयरन है, उसके अलावा आपके पास ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर है, हीटर है, लैंप है, ये सभी काम में आ सकते हैं। लैंप बेसिकली लाइट के लिए है, तो लाइट वाला प्रोडक्ट भी हमारे पास है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके हम प्रकाश भी उत्पन्न कर सकते हैं, किसके माध्यम से, लैंप के माध्यम से। लैंप तरह तरह के हैं, फ्लैश लाइट है, फ्लड लाइट है। आपके आगे जब लैंप टॉपिक आएगा तो उसके अंदर पढ़ेंगे हम, फ्लोरेसेंट लैंप पढ़ेंगे, सोडियम वेपर लैंप पढ़ेंगे, नियॉन लैंप पढ़ेंगे, बहुत ही तरह तरह के लैंप हमने पढ़ने हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का और क्या है, कम्युनिकेशन, जो संचार के साधन है उनको सप्लाई दे सकते हैं, उनको प्रयोग में ला सकते हैं। कंप्यूटर चला सकते हैं, फोन चला सकते हैं, रेडियो चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं। ये सारे के सारे किसके माध्यम से संपन्न होंगे, केवल और केवल एक एनर्जी, और वो एनर्जी कौन सी है, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने लिखा कि विद्युत एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, उससे अनेकों कार्य संपादित किए जा सकते हैं। आगे लिखिएगा आप लोग, देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ये नियम बताएगा कि किस प्रकार हम ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। तो सभी जानते हैं कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हो तो उसका आप बिल भरते हो, ठीक है ना, सभी बिल भरते हैं। अब बिल के ऊपर एक स्लोगन लिखा हुआ मिलेगा आपको प्रत्येक बिल पे। अब यहाँ राजस्थान में है तो स्लोगन जरूर लिखा हुआ मिलता है, हो सकता है अलग स्टेट में ना मिला हो, लेकिन मेरे ख्याल से मिलना चाहिए। एक स्लोगन मिलेगा कि विद्युत की बचत ही विद्युत का उत्पादन है। स्लोगन क्या होगा, विद्युत की बचत ही विद्युत का उत्पादन है। अब ये बचत ही कैसे उत्पादन है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अब नियम क्या है, तो हेडिंग लगा लीजिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो अब हम ऊर्जा का करेंगे संरक्षण। इसका नियम पढ़ना है, ऊर्जा संरक्षण का। तो क्या कहता है नियम, लिखिएगा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे एक से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ना तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ना ही ऊर्जा नष्ट होती है। इसे केवल एक से दूसरे रूप में हम क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका क्या उदाहरण है वो भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो ऊर्जा नष्ट होती है और ना ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, केवल एक से दूसरे रूप में क्या होती है, भी रूपांतरित होती है। अब ये क्या उदाहरण हो गया, तो इसके लिए मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। एनर्जी, एनर्जी हर एक उस चीज में विद्यमान है जिसके पास द्रव्यमान है। हर एक वस्तु जो प्रकृति में आपको नजर आ रही है और उसके पास द्रव्यमान है, जिसको मास कहते हैं, जिसका प्रतीक m लिया जाता है, जिसके पास द्रव्यमान है, तो कुछ वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा था कि प्रत्येक द्रव्यमान रखने वाली वस्तु के अंदर क्या मौजूद हो सकती है, ऊर्जा। बस आपको उससे ऊर्जा प्राप्त करनी है, उसके कुछ तरीके उन्होंने बता दिए, ठीक है। अब ऊर्जा हर एक चीज में है, अब उस ऊर्जा को इस्तेमाल कैसे करें। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं, विद्युत ऊर्जा को बढ़ाने के लिए नॉर्मली पावर प्लांट आप लोगों ने देखे होंगे। पावर प्लांट कई तरह के हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, कोयले आधारित भी हैं, एटॉमिक पावर आधारित भी पावर प्लांट आपके पास है, सोलर भी है, विंड भी है, तरह तरह के हैं। तो हम एक उदाहरण लेते हैं कोयले का। किसका, कोयले का। सभी ने कोयला देखा है, ठीक है, काले से रंग का कोयला सभी ने देखा हुआ है। अब कोयले के पास एक ऊर्जा है, कोयले के पास एक ऊर्जा है, लेकिन वो ऊर्जा हमें नहीं दिखाई दे रही। ऊर्जा को देखा भी नहीं जा सकता अभी। अब कोयला दिखता है लेकिन उसके अंदर मौजूद ऊर्जा नहीं दिखती है, वो ऊर्जा हमें बाहर निकालनी है। क्या करनी है, बाहर निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, कोयले के साथ एक रासायनिक अभिक्रिया करेंगे और उसे जला देंगे। रासायनिक अभिक्रिया करके कोयले को हम क्या कर देंगे, जला देंगे। कोयला जब जलेगा तो उससे निकलेगी हीट। क्या निकलेगी, हीट, यानी कि ऊष्मा। क्या निकलेगी, ऊष्मा। कोयले के अंदर से एक एनर्जी विमुक्त हुई, कौन सी, ऊष्मीय ऊर्जा। अब ऊष्मीय ऊर्जा से हमने पानी को गर्म किया, जल गर्म किया और जल की वाष्प तैयार की। अब ये तैयार जल वाष्प को एक बड़ी सारी पहिया कह सकते हो, व्हील कह सकते हो, जिसको मैकेनिकल भाषा में टरबाइन कहा जाता है, उसके ऊपर इस जल की वाष्प को जब फेंका जाता है तो टरबाइन क्या होने लगती है, घूमने लगती है। टरबाइन घूमना, टरबाइन का घूमना कौन सी ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, हमने उस टरबाइन को किससे घुमाया, कोयले से। प्रत्यक्ष रूप से ऐसे नहीं कि कोयला मारा फेंक के टरबाइन के ऊपर टरबाइन क्या होने लगी, नहीं जी। अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो टरबाइन अभी तक किसकी वजह से, कोयला, कोयले से निकली हीट, हीट से पानी गर्म, पानी तब्दील हुआ वाष्प में, वाष्प गिराएगी किस पे, टरबाइन पे, टरबाइन घूमने लगी। यानी कि कोयले से निकली हीट एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा में।
ये यांत्रिक ऊर्जा हमने जनरेटर के साथ लगे हुए, सॉरी टरबाइन के पास में लगे हुए अल्टरनेटर या जनरेटर को प्रदान की, तो आपका जनरेटर या अल्टरनेटर घूमने लगा। तो जो रूल रेगुलेशन जो बनाए गए हैं, वैज्ञानिकों के नियम है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम है वो अप्लाई होंगे और आपका जनरेटर जो है, अल्टरनेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगेगा। तो शुरुआती बेसिक मटेरियल कोयला, जलाकर ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा, तैयार की वाष्प गिलाई टरबाइन पे एक प्रकार की ऊर्जा, मैकेनिकल दी किसको, अल्टरनेटर या जनरेटर को, उससे आउटपुट में कौन सी मिली, इलेक्ट्रिकल मिली हमें। तो यहाँ ना कहीं ऊर्जा उत्पन्न हुई है और ना ही कहीं ऊर्जा नष्ट हुई, एक से दूसरे रूप में क्या हुई, रूपांतरित। अब ये इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रदान कर दी, मान लेते हैं हीटर को, ठीक है ना। तो हीटर ने जैसे इलेक्ट्रिसिटी ग्रहण की, दोबारा कौन सी ऊर्जा मिल गई, ऊष्मीय ऊर्जा। जिस ऊष्मा की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई थी, लास्ट में आगे चलकर उसने भी ऊष्मा बना के दे दी। जो काम कोयला कर रहा था वो इलेक्ट्रिसिटी कर रही है। तो यहाँ पर कहीं भी कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, बस एक से दूसरे रूप में क्या हो रही है, रूपांतरित हो रही है। तो ये था ऊर्जा संरक्षण का नियम के, ना तो नष्ट होती है ना ही उत्पन्न होती है, केवल एक से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो को पुश करके आराम से स्लो करके भी आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका, नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत का इतिहास। टॉपिक का नाम है विद्युत का इतिहास। इतिहास हमारा भी है, हम इंसान है, हमारा भी एक क्या है, इतिहास है। उसी प्रकार से विद्युत का भी एक क्या है, भी लंबा चौड़ा इतिहास है भी। कहते हैं आज से 2500 साल पहले, कितने साल पहले, 2500 साल पहले, 550 ईसा पूर्व कुछ हुआ, कोई आदमी आया, उसने इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। तो उसकी जल्दी सी क्विक हम चर्चा करेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास टाइम कम है, हमें कम समय में बेहतरीन पढ़ना है। तो हमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप पर डिपेंडेबल करने पड़ेंगे, काम आपका बहुत ज्यादा होगा। मैं आपको कुछ वर्क दूंगा, वो आपको करना पड़ेगा, कुछ चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए भी, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि चंडीगढ़ एएलएम की तैयारी आप 6 महीने करोगे, तो 6 महीने वाला बैच नहीं है, हमें सिर्फ 40-45 दिनों के अंदर सिर्फ थ्योरी, और सबसे बड़ी बात ये थ्योरी करनी है, तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है भी, ठीक है। अब चलते हैं विद्युत के इतिहास की ओर। विद्युत के इतिहास की बात की जाए तो यहाँ पर 3 तरह के चित्र आपके सामने उपस्थित हैं, ठीक है। इन तीनों तरह के चित्रों के अंदर 3 अलग अलग वैज्ञानिक के दिमाग की सोच दी गई है, ठीक है। तो विद्युत का इतिहास की बात की जाए तो आज से कहते हैं लगभग 2500 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था थेल्स। क्या नाम था, थेल्स। उस थेल्स नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रिसिटी शब्द का क्या किया था, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी शब्द का परिचय करवाया था, किससे, दुनिया से। तो थेल्स एक्सपेरिमेंट क्या है, तो विद्युत का इतिहास, हेडिंग लगा लीजिए, लिखना भी पड़ेगा थोड़ा बहुत आपको, टॉपिक लगाइए विद्युत का इतिहास। तो लिखिए आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, या कई किताबों में इसको लिखा हुआ है 550 ईसवी पूर्व या ईसा पूर्व, ठीक है ना। ईसा मसीह के जन्म से 550 साल पूर्व पहले की बात है, या कह सकते हो आज के टाइम से कैलकुलेट करें तो लगभग 2500 साल पहले की बात है। तो आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने, यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने कहरवा नामक पदार्थ की छड़ को, कहरवा नामक कोई पदार्थ था, उसकी कोई छड़ होगी, ठीक है, उसको रेशम के साथ क्या करके, रगड़कर, रेशम के साथ रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की। कितने साल पहले की बात है, 2500 साल पहले की बात। कहां का रहने वाला वैज्ञानिक, यूनान का। बेसिकली ये सिर्फ आपका बेस तैयार करने के लिए है, और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर काफी कम पूछे जाते हैं। आज के टाइम में लॉजिकल क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं भी। आपको तर्क पता होना चाहिए, नियम पते होने चाहिए, फॉर्मूले पते होने चाहिए, तब आपको ये चीजें समझ में आ पाएंगी। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, शायद आपको याद भी होगा, लेकिन मेरा फर्ज है कि आपको बेसिक से लेके अपर लेवल तक लेके जाना, तो कुछ बातें ये भी मैं करूंगा, ठीक है ना। तो थेल्स कब आया, 2500 साल पहले। एक कहरवा नामक पदार्थ की छड़, कई कहते हैं कांच की छड़ थी, कई कहते हैं एबोनाइट की छड़ थी, कोई कहता है रेशम के साथ घर्षण करवाया, कोई कहता है बिल्ली की ख्याल, कोई गधियों पकड़ के लिए भी सा घर्षण रद्द करवा दिया। तो कहने का मतलब है अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से करवाया, आपने भी अपने स्कूल टाइम के अंदर किया था, ठीक है ना। आपने नटराज के फुट्टे को बाड़ों से घर्षण करके कागज के टुकड़े आकर्षित किए होंगे। जब आप स्वेटर उतारते हो, चरचराहट चिंगारियां सी नजर आती है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंगा बाड़ों में घुमाते हैं, उससे भी कागज के टुकड़े आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन मेन क्या है इसके अंदर, घर्षण। मेन क्या है, घर्षण। दो चीजों को आपस में घर्षण रद्द किया, एक चीज से कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लिया, और यहां पर उस थेल्स नामक वैज्ञानिक ने दुनिया को एक शब्द दिया, क्या, विद्युत। क्या नाम दिया, विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत शब्द का जनक यदि आपसे पूछ ले, प्रश्न तो ये बनेंगे ना, विद्युत शब्द का जनक यदि आपसे पूछ ले तो वो कौन है, वो थेल्स है, ठीक है ना। तो थेल्स का एक्सपेरिमेंट आपके सामने है, छड़ ली, घर्षण रद्द किया, कागज के टुकड़ों से, कागज के टुकड़ों को क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। इस सिद्धांत को नाम दिया गया थेल्स। लेकिन ये विद्युत किसी काम की नहीं थी, आगे चलकर और वैज्ञानिक आए, हम उनके पास भी जाएंगे। उसके बाद में दौर आया
लगभग आज से लगभग कह सकते हो 220 साल पहले की बात कह सकते हो। लगभग टाइम है 1799 का। 1799 1800 ईस्वी कह सकते हो आप। तो 1799 के अंदर एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था वोल्टा। क्या नाम था? वोल्टा, अल्सेंड्रो वोल्टा इसका नाम था। 1799 में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने एक युक्ति का निर्माण किया। उस युक्ति को कहा गया सेल। क्या कहा गया? सेल, अर्थात रासायनिक सेल। तो क्या है विद्युत का इतिहास? सबसे पहले आपने लिखना है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने कहरवा नामक पदार्थ की छड़ को रेशम के साथ घर्षणरत कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित किया। इसे विद्युत की उत्पत्ति का आधार माना जाता है। विद्युत शब्द की उत्पत्ति का आधार इस थेल्स के एक्सपेरिमेंट को माना जाता है। ठीक है, इतना लिखने के पश्चात आप लिखोगे, इसके पश्चात थेल्स के पश्चात अनेकों वैज्ञानिकों ने, थेल्स के पश्चात अनेकों वैज्ञानिकों ने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए, तरह तरह के प्रयोग किए और दुनिया को विद्युत से परिचय करवाया। और उनमें से कुछ वैज्ञानिक बहुत ज्यादा मशहूर हुए। ठीक है ना? ठीक है, लिखो। उसके पश्चात सन 1799 में, सन 1799 में वोल्टा ने, वैसे तो आगे चर्चा करेंगे जब सेल पढ़ाऊंगा आपको, फिलहाल छोटे शब्दों में लिख लीजिए। 1799 में किसने? वोल्टा ने रासायनिक सेल के माध्यम से, कौन सा सेल? रासायनिक सेल, केमिकल सेल के माध्यम से एक सेल बनाया। सेल कौन सा था? रासायनिक सेल। रासायनिक सेल के माध्यम से विद्युत निर्माण में क्या प्राप्त की भी? सफलता प्राप्त की। ठीक है, किसने प्राप्त की सेल बनाकर? वोल्टा ने। देखो, वोल्टा के पश्चात, वोल्टा के पश्चात सन 1834 में, सन 1834 में माइकल फेराडे ने, किसने? माइकल फेराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं का, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का, चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक द्वारा छेदन कर, धातु के चालक द्वारा क्या करके? छेदन कर विद्युत निर्माण में सफलता प्राप्त की। ठीक है ना? तो सबसे पहले थेल्स ने बताया, उसके बाद बहुत आए, मशहूर हुआ कौन? वोल्टा। वोल्टा ने बनाया रासायनिक सेल। उसके बाद आता है माइकल फेराडे, और माइकल फेराडे ने एक इक्विपमेंट बनाया था, वो आपके सामने यहां आपको नजर आ रहा होगा। और इसके अंदर कुछ नहीं किया फेराडे ने, एक तांबे की चकती ली थी। चकती मतलब एक डिस्क। उसको इस प्रकार से फ्री मूवमेंट देने के लिए दो पिलर के बीच में बीरिंग वगैरह लगा के, या जो भी उस जमाने में थी चीजें, उनका प्रयोग किया, क्योंकि टाइम बहुत पुराना था। एक हैंडल लगाया इस प्रकार से, और चकती को दो इलेक्ट्रोमैग्नेट के एयर गैप के बीच में रखा। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहां पर नजर आ रही होगी, एक उस तरफ है, बोर्ड के पीछे तो जाके देख नहीं सकते, मान लो उस तरफ है। ठीक है ना? इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा गैप, और इसके बीच में ये चकती को इसने क्या करवाया? रोटेशन करवाया। जैसे इस हैंडल से इस चकती को क्या किया फेराडे ने? घुमाया। जैसे ही चकती को घुमाया तो इस चकती ने इस दोनों चुंबकों के बीच उपस्थित चुंबकीय बल रेखाओं का क्या किया? छेदन। और इस चकती में क्या पैदा हो गया? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, जिसको कहते हैं कि क्या पैदा हुआ? ईएमएफ पैदा हुआ। ये ईएमएफ टॉपिक अपने आगे पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। तो ये फेराडे का एक्सपेरिमेंट था। तो वोल्टा ने क्या किया था? रासायनिक सेल का नाम। उसके पश्चात माइकल फेराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक द्वारा, चुंबकीय बल रेखाओं का किसके द्वारा? धात्विक चालक द्वारा छेदन करके विद्युत निर्माण में क्या प्राप्त की? सफलता प्राप्त की। तो ये था एक छोटा सा विद्युत का इतिहास, जिससे आपका परिचय होना जरूरी है। हाँ सॉरी, जो फेराडे ने विद्युत जो उत्पन्न की थी वो सन 1831 की बात है। मैंने शायद 34 बोल दिया, क्योंकि 34 के अंदर फेराडे ने नियम दिए थे इलेक्ट्रोलाइसिस के, तो वो भी याद रह जाता है। तो 1831 के अंदर माइकल फेराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया, और तब से लेकर आज तक, तब से लेकर आज तक, कब से लेकर, तो आपके कब आपके सामने है, 2500 साल से लेकर आज के दिन तक इलेक्ट्रिसिटी बनाने की, विद्युत बनाने के नए नए तरीकों की खोज क्या है भी जारी है। हमें बहुत सारे तरीके मिले भी हैं, हमने उनका उपयोग भी किया है, कर भी रहेंगे, और आगे भविष्य में करते ही रहेंगे। तो ये था विद्युत का इतिहास। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हेडिंग लगाइएगा, विद्युत के प्रकार। विद्युत के प्रकार। अब विद्युत के प्रकार जैसे ही मैं बोलता हूं, ठीक है ना, वैसे आप लोगों के दिमाग में आएगा एसी और डीसी, लेकिन नहीं, एसी डीसी तो बहुत बाद में आएगा। उससे पहले विद्युत के प्रकार समझने जरूरी हैं। थेल्स ने जिस प्रकार की विद्युत का निर्माण किया था वो एक अलग प्रवृत्ति की थी, और वोल्टा और फेराडे ने जिस विद्युत का निर्माण किया वो एक अलग प्रवृत्ति की थी। दोनों की प्रवृत्तियां ही क्या थी? भिन्न थी। ठीक है ना? तो लगाइए विद्युत का प्रकार, लिखिए विद्युत दो प्रकार की होती है। विद्युत दो प्रकार की होती है। नंबर एक, पहली विद्युत, जिसको हम नाम देते हैं स्थिर विद्युत। कौन सी विद्युत भी? स्थिर विद्युत। विद्युत दो प्रकार की है। एक है कौन सी? स्थिर विद्युत, और दूसरी है चल विद्युत।
एक है स्थिर विद्युत, एक है चल विद्युत। स्थिर विद्युत को कहा जाता है पोटेंशियल, ठीक है ना, या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आती है आपकी चल विद्युत, इसको बोलते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? डायनेमिक। स्थिर को क्या बोलेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर है। और चल विद्युत को क्या बोलेंगे? डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो एक है स्थिर विद्युत, एक है चल विद्युत। दोनों हेडिंग लगा ली होगी शायद। अब नंबर 1 लगा लीजिए, स्थिर विद्युत। कौन सी विद्युत? स्थिर विद्युत। लिखो, वह विद्युत जिसे तारों में प्रवाहित न किया जा सके। वह विद्युत जिसे तारों में प्रवाहित न किया जा सके, जो एक चार्ज के रूप में, आवेश के रूप में, जो एक चार्ज के रूप में अर्थात आवेश के रूप में एकत्रित हो, स्थिर विद्युत कहलाती है। स्थिर विद्युत कहलाती है। इसे घर्षण से, फ्रिक्शन से, दो चीजों को आपस में घर्षण करके उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, इसे घर्षण से उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये जो विद्युत स्थिर है, इसको उत्पन्न करने का एकमात्र उद्देश्य क्या था? कि इलेक्ट्रिसिटी से परिचित करवाना। शुरुआती दौर के अंदर थेल्स ने भी यही किया था। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण है, चल विद्युत के भी हैं और स्थिर विद्युत के भी है। तो यहाँ एक क्या दे रखा है? कंगा। ठीक है, अब इसको बालों से क्या करवाया गया? घर्षण। और जब इसको कागज के पास लेके आए तो कागज के टुकड़े इससे चिपक गए, तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक उदाहरण बन गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या किया? गुब्बारे लिए, बैलून लिए, उनको भी कपड़ों के साथ घर्षणरत किया, और जब बालों के पास लेके आए तो गुब्बारे जो थे उन्होंने बालों को अपनी ओर क्या कर लिया? खींच लिया, और हो सकता है बालों से चिपक गए वो। तो इस प्रकार ये भी कौन सी विद्युत है? स्थिर विद्युत का उदाहरण है। उसके बाद में कई बार आपके साथ हुआ होगा, सर्दियों के मौसम में ज्यादा होता है, जब हम सूती और ऊनी कपड़े पहन लेते हैं, तो जब स्वेटर वगैरह होते हैं, चलते हैं, घर्षण होता है आपस में, ठीक है ना। और किसी धात्विक चीज को हम छूते हैं तो स्पार्किंग होती है, जैसा कि यहाँ नजर आ रहा है कि डोर के हैंडल को या किसी धात्विक चीज को जब आपने टच करने का प्रयास किया तो स्पार्किंग की चिंगारी उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? एक स्पार्किंग या चिंगारी। ये स्पार्किंग या चिंगारी का उत्पन्न होना भी कौन सी विद्युत का उदाहरण है? ये भी स्थिर विद्युत का ही उदाहरण है। तो ये सब उदाहरण स्थिर विद्युत के हैं। लेकिन एक छोटी सी गौर करने वाली बात है, ये स्थिर विद्युत किसी काम की नहीं है। इससे हम कुछ भी नहीं कर सकते, इससे हम कोई पंखा नहीं चला सकते, कोई ट्यूबलाइट नहीं चला सकते। स्थिर है, स्थिर है। पड़ा हुआ पानी कुछ काम करता है क्या? ठीक है ना। पानी रुका हुआ है, बांध बना के हमने पानी को रोक लिया, क्या रुका हुआ पानी कुछ काम करेगा? नहीं। पानी कार्य कब करेगा? जब उसको चलाया जाएगा। हर चलती हुई चीज काम करती है। ट्रक है आपके पास, मान लेते हैं, खड़ा है, खड़ा रखो, ठीक है, कोई काम होगा उससे? नहीं हो पाएगा। जब वो चलेगा तब आपके कार्य संपादित, तब आपकी अर्निंग शुरू होगी, तब पैसे आने शुरू होंगे। तो पड़ी हुई चीज कुछ काम नहीं करती। उसी प्रकार स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से भी कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होते। ये विद्युत को समझने का एक बेस था, बेसिक इसी से शुरू किया जाता है। तो ये थी कौन सी विद्युत? स्थिर विद्युत। दूसरी विद्युत के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीजें चलेंगी, क्योंकि हमारी सारी इलेक्ट्रिसिटी किसके इर्द गिर्द घूमती है? इसी चल विद्युत के इर्द गिर्द। तो एंडिंग लगाइए, चल विद्युत, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। लिखो, वह विद्युत जिसे तारों में प्रवाहित किया जा सकता है। वह विद्युत जिसे तारों में प्रवाहित किया जा सकता है, चल विद्युत कहलाती है। वह विद्युत जिसे तारों में प्रवाहित किया जा सकता है, क्या कहलाती है? चल विद्युत कहलाती है। जिसे तारों में प्रवाहित कर सकें, उसी विद्युत को नाम क्या दिया गया? चल विद्युत का नाम दिया गया है। ठीक है। इसे आधुनिक समय में, इसे आधुनिक समय में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के रूप में जाना जाता है। इसे आधुनिक समय में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो चल विद्युत वो है जिसको हम तारों में, तो यहां पर एक डायग्राम और नजर आ रहा है, हमने एक बैटरी लगाई। इस बैटरी से जो जो विद्युत डेवलप होती है, जो उत्पन्न होती है, उस विद्युत का नाम कौन सा है भी? चल विद्युत। चल विद्युत मतलब चलना। अब यहां से बैटरी में से कहते हैं इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? तो आगे समझाऊंगा कॉन्सेप्ट सारा मैं। तो नेगेटिव टर्मिनल पर कहते हैं मौजूद है कौन? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इस बैटरी से निकलते हैं और चलते हैं तार के अंदर अंदर, और होते हुए वापस बैटरी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन में कौन फ्लो हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो आगे जाके पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ठीक है ना। और इसके विपरीत दिशा में इसी सर्किट के अंदर हमारी विद्युत चल रही है, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, यानी कि करंट चल रही है, जिसको हम लिखते हैं किससे? आई से। तो ये कौन सी विद्युत है? चल विद्युत। वो कौन सी थी? स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत से क्या कर लो? गुब्बारों से बाढ़ खिंचवा लो। यहीं बैठ जो घर का, कोई आपके उखाड़ देगा, ठीक है ना। तो ये काम है इसके।
कागज के टुकड़े उठवा लो। अब हमें तो कोई भारी भरकम चीज है, कोई पत्थर उठानी है, कोई वजनदार चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो स्थिर विद्युत से संभव नहीं है। ऐसा नहीं है किसी चीज को बाड़ों से घर्षण किया और हमने 2 क्विंटल का कोई चीज उससे उठा ली, ये संभव नहीं है। अगर ऐसा हो सकता तो स्थिर विद्युत भी उपयोगी होती, लेकिन इतनी उपयोगी नहीं है। उपयोगी कौन है? ये चल विद्युत है। तो हमारी सारी चर्चा अप्रोक्सीमेट सारी की सारी थ्योरी 99% थ्योरी क्या पढ़नी है? चल विद्युत की पढ़नी। कौन सी पढ़नी है? चल विद्युत की। चलते हैं आगे। तो विद्युत के कितने प्रकार हो गए भी? 2 प्रकार, एक स्थिर और एक चल विद्युत। काम की कौन सी है? चल विद्युत। चलेंगे तभी हमारा कार्य होगा। आप चल रहे हो, पढ़ रहे हो, समय के साथ साथ चलते रहोगे, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। एक जगह जिंदगी में ठहराव आ गया, रुक गए, तो आपकी मंजिल वहीं रहेगी। ध्यान रखना, आपको जाना पड़ेगा, वो आपके पास नहीं आएगी। तो मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार हमें पढ़ना पड़ेगा, लगातार हमें चलना पड़ेगा भी। तो ये थी आपकी 2 प्रकार की विद्युत, यानी कि विद्युत के प्रकार। अब लिखो नई लाइन से, आधुनिक थ्योरी। आधुनिक थ्योरी यानी कि अब तक जो पढ़ा था ये पुरानी पुरानी बातें थी, कुछ चीजें आपको बता दी। आज की थ्योरी इलेक्ट्रिसिटी को किस प्रकार से समझती है? तो लिखो आधुनिक थ्योरी के अंतर्गत, आधुनिक थ्योरी के अंतर्गत विद्युत को इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के रूप में जाना जाता है। आधुनिक थ्योरी के अंतर्गत विद्युत को किसके प्रवाह के रूप में? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना? आधुनिक थ्योरी मुख्य रूप से प्रकृति के मूल तत्वों पर आधारित है। आधुनिक थ्योरी जो है वो मुख्य रूप से किस पर आधारित है? प्रकृति के मूल तत्वों पर आधारित है। ठीक है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? आधुनिक थ्योरी जो है वो प्रकृति के मूल तत्व, मूल तत्व वो होते हैं जो सब चीजों के अंदर विद्यमान है। आप में है, मेरे में है, हर एक चीज जो हमें नजर आ रही है उसके अंदर मौजूद है। और वो 3 मूल तत्व हैं मुख्य रूप से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये 3 मूल तत्वों पर हमारी जो है वो आधुनिक थ्योरी डिपेंड करती है। अब ये 3 मूल तत्व पाए कहां जाते हैं? ये पाए जाते हैं एक विशेष प्रकार के पदार्थ की अवस्था में, उसको हम नाम देते हैं परमाणु। क्या नाम देते हैं? परमाणु। ये पाए जाते हैं परमाणु में। तो लिखो आधुनिक थ्योरी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के रूप में जानी जाती है। यह प्रकृति के मूल तत्वों पर आधारित है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन कहा जाता है। इनमें से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, इनमें से किसके प्रवाह को? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं, तो उसको थोड़ा समझने का प्रयास करो। यहां पर एक डिजाइन सा दिया हुआ है, इसको आधुनिक थ्योरी के हिसाब से बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका अध्ययन मैं करवाऊंगा आपको। तो ये परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है। परमाणु का एक केंद्रीय भाग होता है, सभी जानते हैं, उसका नाम क्या है? न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। नाभिक के अंदर कुछ मौजूद होता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। इसके बाहर कुछ कक्षाएं हैं, कुछ ऑर्बिट्स हैं, और इन ऑर्बिट्स के अंदर ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है इलेक्ट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन। बस इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है? आधुनिक थ्योरी में विद्युत धारा कहलाता है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। पुरानी बातें कुछ और थी, नई कुछ और है। हमें चर्चा आधुनिक थ्योरी की करनी है, हमें चर्चा चल विद्युत की करनी है। चल विद्युत किसके चलने को कहा जाता है? तो जी इलेक्ट्रॉन के चलने को चल विद्युत का नाम दिया गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। एक और हेडिंग लगाइएगा, परमाणु संरचना। हेडिंग लगाइए, परमाणु संरचना व उसके नियम। परमाणु संरचना व उसके नियम। तो अब हम थोड़ा सा उस इलेक्ट्रॉन के समीप पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना व उसके नियम का हमने क्या करना है? अभी अध्ययन करना है। तो क्या है परमाणु संरचना, क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर? उसको समझने के लिए हमें एटम तक पहुंचना पड़ेगा। कहां तक पहुंचना पड़ेगा? एटम तक। एटम यानी कि परमाणु तक पहुंचना पड़ेगा। जब कोई चीज मिलेगी तभी तो उसकी संरचना का अध्ययन करेंगे ना। तो वो चीज है कहां? तो उस तक पहुंचने के लिए हमें कुछ टॉपिक पहले करने पड़ेंगे। तो पहला टॉपिक लगाइए इस परमाणु संरचना के अंदर, जिसका नाम है तत्व। क्या नाम है? तत्व। इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो एलिमेंट तक पहुंचेंगे, फिर हम इससे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, फिर हम इससे नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, और इसी दौरान हमें परमाणु मिलेगा, और फिर उसकी संरचना का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे तत्व यानी कि एलिमेंट। तो क्या है तत्व? तो लिखो केवल एक ही प्रकार के, केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित पदार्थ।
केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिले बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। प्रकृति में अब तक ज्ञात तत्वों की कुल संख्या, ठीक है ना, या प्रकृति बाद में चर्चा कर लेंगे। अब तक ज्ञात, आज के दिन तक ज्ञात तत्वों की कुल संख्या वो है 118। कितनी है? 118। अब तक ज्ञात तत्वों की कुल संख्या 118 है। इन 118 तत्वों के अंदर से 94 तत्व प्राकृतिक है। नेचुरली हमें कितने मिले हैं? 94। और उसके बाद में 24 जो तत्व है वो आपके कौन से हैं? वो कृत्रिम है। ठीक है, 118 टोटल तत्व है, एलिमेंट हमारे पास है। अभी बताऊंगा कितने कैसे दिखते हैं। 94 इसमें से नेचुरल है, यानी कि प्रकृति में हमें ढूंढे हमें मिल गया। ठीक है, और 24 कृत्रिम रूप से इंसानों ने, वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं में क्या किए? तैयार किए। और इनकी टोटल जो अमाउंट, टोटल नंबर आज के दिन तक, देखो कल क्या हो, आधे घंटे बाद हो सकता है एक आधा कोई नया मिल जाए, कोई चीज है, ढूंढ रहे हैं, प्रयोग चल रहे हैं, तो वैज्ञानिकों की बातें हैं। ठीक है ना। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118, 94 प्राकृतिक, कृत्रिम कितने? 24। तो ये आज का जो फॉर्मेशन है। अब ये तत्व है क्या? तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये रहे आपके तत्व। पहले तो ऊपर देखो, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे एक चीज दे रखी है, कार्बन। क्या दे रखा है? कार्बन, जिसको आप कोयला कहते हो। कार्बन जिसको आप क्या बोलते हो? कोयला कह देते हो। लेकिन कोयला कार्बन नहीं है। कोयला जो है वो कार्बन का एक रूप है। कोयला जो है वो कार्बन का एक अपर रूप कहते हैं, वो है। उसके अलावा यहाँ है सोना, ये भी एक तत्व है। कार्बन भी एक तत्व है। यहाँ कुछ तार है जिससे वाइंडिंग होती है, तांबा, ये भी क्या एक तत्व है। एक और धातु है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, एल्यूमिनियम, वो भी क्या एक तत्व है। उसके बाद में यहाँ पर चांदी दे रखी है, जिसको हम सबसे बढ़िया क्या मानते हैं? चालक मानते हैं, वो भी एक क्या है? तत्व है। अब इनकी खास बात क्या है? तत्व क्या है? अलग अलग प्रकार के हैं। हर तत्व का गुण दूसरे से क्या है? अलग है। हर तत्व का घनत्व दूसरे से अलग है। हर तत्व का रंग दूसरे से अलग है। कुछ तत्व धातुओं की श्रेणी में आते हैं, तो कुछ तत्व अधातुओं की श्रेणी में आते हैं। कुछ तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, तो कुछ तत्व द्रव तरल अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ तत्व तो ऐसे हैं जो गैस अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण दे रखे हैं ये ठोस तत्वों के हैं। यदि हम गैस तत्वों की बात करें तो ऑक्सीजन एक तत्व है। ऑक्सीजन एक क्या है? तत्व है, प्राकृतिक है। उसके बाद में नाइट्रोजन एक क्या है? तत्व है। हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है। हीलियम क्या है? एक तत्व है। तो ये सब गैस के उदाहरण होंगे। उसके बाद में मरकरी, पारा भी एक क्या है? तत्व है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर देखा जाए, सभी ने देखा होगा कौन सी अवस्था में रहता है? लिक्विड फॉर्मेट में रहता है ना। तो ये सभी तत्वों के उदाहरण है भी। तो यहाँ पर एक सारणी आती है, जो बच्चे साइंस से जुड़े हुए हैं, 10th के बाद में यदि उन्होंने साइंस सब्जेक्ट लेकर 11th या 12th पढ़ी है, तो उन्हें एक सारणी से परिचित करवाया जाता है। इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। और इस आवर्त सारणी में अब तक ज्ञात तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। ये वो सारणी है जिसके अंदर टोटल आपके 118 तत्व, यहां पर देखोगे तो 118 नंबर का तत्व भी इसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो 118 तत्व इस प्रकार से व्यवस्थित है। ठीक है ना। इन तत्वों की बात करें तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से 118 नाम हमें याद नहीं करना, लेकिन हम परिचित है तत्वों से। ज्यादा नहीं है, केवल कितने? 118 हमारे इर्द गिर्द है। हो सकता है आपने भी कोई एक आधा तत्व धारण कर रखा हो, किसी ने कोई अंगूठी, किसी ने कोई कड़ा, किसी ने कोई चैन पहन रखी हो। किसकी बड़ी है जी? तत्वों की बड़ी। ठीक है ना। इंसानों ने क्या है, इनमें प्रभेद कर दिया, इनकी कीमत का अनुमान लगा दिया। एक तत्व को दूसरे से महंगा कर दिया, दूसरे को सस्ता कर दिया। गले में पहनी सोने की चैन और सांकड़ लोहे की पहन दिया, तो कहो कि पहले सांक काट रखे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, इंसान ने, प्रवृत्ति ने अपने मन मुताबिक, अपने लालच के हिसाब से इन सबको एडजस्ट कर दिया। प्रकृति ने सबको समान वैधता दी थी। ठीक है ना। सभी को समान रूप दिया था। इंसान जब धरती पे आया तो उसने अलग अलग नाम दे दिए रंग रूप के हिसाब से, और उसकी जो जो उसकी मिलने की क्षमता थी कि कितने मिलेंगे, कितनी मात्रा सॉरी धरती पर उपलब्ध है, कितना हमें, उसके आधार पर इसकी कीमत कर दी। जो तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं उनकी कीमत कम होगी, जो बहुत ही लिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं उनकी कीमत बहुत ही ज्यादा। जो कुछ तत्व ऐसे हैं जो बहुत उपयोगी हैं, बहुत ज्यादा उपयोगी है, उनकी कीमत फिर और भी ज्यादा हो जाती है। उपयोगिता भी ज्यादा है, उपलब्धता कम है, तो जाहिर सी बात है कीमत बढ़ जाएगी। बाजार के अंदर यदि किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए, जैसे मान लेते हैं बाजार के अंदर चावल की डिमांड बढ़ गई, भयंकर चावल की डिमांड होगी, लोग कह रहे हैं चावल ही चावल खाएंगे हम, तो रोटी मना कर दी, कुछ भी नहीं खा रहे, और डिमांड भयंकर बढ़ गई, इतनी डिमांड बढ़ी कि सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही, तो कीमतें बढ़ जाएंगी किसकी? चावल की।
ठीक है ना। डिमांड बढ़ने से कीमतें बढ़ती है, सप्लाई के हम घटा देते हैं। बीच में लालची भी होता है ना, वो इंतजार करते हैं कि जी जब बढ़ेगी कीमत तब हम अपना प्रोडक्ट लेके आएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें उनकी चर्चा करते रहेंगे साथ साथ में। तो यहाँ बोर्ड पर दिखाए गए हैं आपको तत्व। क्योंकि हमने तत्व क्यों पढ़ा, क्योंकि हमें मेन मकसद मत भूल जाना, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है परमाणु संरचना को। किसको पढ़ना है, परमाणु। परमाणु निकलेगा कहां से, इन्हीं से। इसके अंदर भी परमाणु है, इसके अंदर भी परमाणु है, इसके अंदर भी परमाणु है। सब परमाणुओं की डिजाइनिंग दूसरे से क्या है, वैसे डिजाइनिंग सिमिलर है, लेकिन उनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो नंबर है, ठीक है, जो संख्या है वो क्या है, वो अलग अलग है। इसलिए संरचना सबकी अलग अलग हमें दिखाई देती है। ये वैज्ञानिकों ने हमें बताया है, ये चीज है। अभी अब चलते हैं थोड़ा और आगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है तत्व के बाद में, वो लिखोगे आप अणु। नेक्स्ट टॉपिक आपने लिखना है अणु। क्या लिखना है, अणु। अणु को हिंदी में, सॉरी, अणु को इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहा जाता है। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। तो अणु क्या चीज है, तो लिखो अणु के बारे में। देखो, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक, सभी भौतिक व रासायनिक गुण विद्यमान हो। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक और कौन से गुण, रासायनिक गुण विद्यमान हो, अणु कहलाता है। किसी पदार्थ का छोटे से छोटा कण है, अणु के नाम से जाना जाता है। अब ये अणु क्या चीज है, तो पहले पदार्थ ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक तत्व है, एक क्या है, तत्व। इतना बड़ा उस तत्व का मेरे पास टुकड़ा है। अब इस तत्व को मैं किसी माध्यम से तोड़ता हूं। मान लेते हैं उदाहरण छोटा सा, एक ईंट ले लेते हैं, ठीक है ना। अब वैसे ईंट तत्व तो है नहीं, कई चीजों से मिलकर बना है, लेकिन मान लेते हैं कि एक ईंट है। ईंट किसी भी चीज की हो सकती है, सोने की मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास एक ईंट है, मैंने उस ईंट को तोड़ा, तोड़ तोड़ के इतना तोड़ा कि एक छोटे से छोटा मुझे कण मिल गया, ठीक है ना। अब वो कण ये मिला। अब शायद आपको बोर्ड पे दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, तो मैं सर्कल बना देता हूं। यहां इस व्हाइट सर्कल के अंदर एक छोटे से छोटा कण मिला, जिसको मैं यदि और तोड़ने का प्रयास करूं तो वो नहीं टूट रहा। अभी और ज्यादा टूट नहीं पा रहा। अब ये एक अवस्था में पहुंच गया, पदार्थ की, तत्व की यह अवस्था, छोटे से छोटी अवस्था, जिसको और अधिक छोटा न किया जा सके, किस नाम से जानी जाती है, अणु के नाम से। किसके नाम से, अणु के नाम से। हिस्सा किसका है, उसी पदार्थ का, उसी तत्व का है। तो जाहिर सी बात है, इसके सारे के सारे गुण विद्यमान होंगे। इतना बड़ा यदि सोने का टुकड़ा हो, उसकी कीमत, और इतना सा यदि सोने का टुकड़ा हो, उसकी कीमत में कोई फर्क होगा क्या, कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि दोनों तत्व क्या है, सेम है। ये बड़ा हिस्सा है, ये छोटे से छोटा कण है। जो गुण इसके हैं सेम, वही गुण छोटे से छोटे कण के होंगे। सभी भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, विद्यमान। और एक खास बात है अणु की, जो इसको परमाणु से अलग करता है, तो लिखिएगा, अणु स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सकता है। अणु जो है वो मुक्त अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सकता है, जबकि परमाणु के पास ऐसी कोई काबिलियत नहीं है। तो अणु क्या है, किसी पदार्थ का छोटे से छोटा कण जिसमें उसके सभी भौतिक और रासायनिक गुण विद्यमान हो, किस नाम से जाना जाता है, अणु के नाम से। अणु स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सकता है, इसको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। और आप ये भी कह सकते हो, ये इतना बड़ा पदार्थ इन्हीं छोटे छोटे कणों से मिलकर बड़ा है, ठीक है। यदि मैं एक ईंट लेऊं, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो राजस्थान में बनेगा खोरिया, ठीक है, खोरिया। अब एक को फेंक दिया, एक को पकड़ा, उसको और तोड़ा, तो छोटे छोटे टुकड़े से मिलते हैं। उसको हमारी भाषा में कहते हैं डेलियां। क्या कहते हैं, डेलियां। एक डेली लेके उसको और तोड़ा, तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, उसको कहते हैं कंकर, कांकरा, ठीक है। अब उस कंकर को भी क्या कर दिया, पीस दिया। पीस के क्या बन गया, बुरादा सा बन गया, रेत सी बन गई। अब उस रेत में से ऐसे उंगली मार के एक कण उठाना है, जो छोटे से छोटा है, और उसको तोड़ने का प्रयास करना है। अब वो नहीं टूट रहा। जब वो नहीं टूट रहा, तो अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त कर चुका है, छोटे से छोटा हो चुका है, अर्थात क्या हो चुका है, अणु में मिल चुका है। अब इसी चीज को रिवर्स कर दो, ठीक है। छोटे से छोटा मिला था पीस के, पीसने को वापस रिवर्स करो, कांकरो, कांकरा किससे निकला, डेलियों से। डेलिया किससे मिली, खोरिये से। खोरिये से वापस क्या बना दो, ईंट बना दो। तो यानी कि प्रत्येक पदार्थ का निर्माण अपने से छोटे कण किससे मिलकर हुआ है, अणु से मिलकर हुआ है, ठीक है। फिर विज्ञान ने तरक्की की, और पता लगता गया कि जी अणु प्रकृति का छोटा कण नहीं है, कोई ऐसा कण भी है जिसका आकार अणु से भी क्या है,
कई गुना, कई हजारों गुना छोटा है। कहते हैं अणु में भी वो लाखों गुना, करोड़ों गुना पाया जा सकता है। वो था आपका परमाणु, जिस तक हमें पहुंचना था। तो लगाओ नेक्स्ट टॉपिक आपका, इसका नाम है परमाणु यानी कि एटम। क्या पढ़ेंगे अब? एटम यानी कि परमाणु। तो क्या चीज है परमाणु? तो लिखिए, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके, जो रासायनिक क्रियाओं में क्या ले सके? भाग ले सके, और रासायनिक क्रियाओं द्वारा ही पृथक किया जा सके, परमाणु कहलाता है। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ही क्या किया जा सके? पृथक किया जा सके, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ठीक है ना? परमाणु की बात की जाए तो इसकी खोज की थी भी एक वैज्ञानिक था, इसका नाम था जॉन डेल्टन। क्या नाम था? जॉन डेल्टन। डेल्टन के बारे में कहा जाता है कि इसने जब परमाणु खोजा, सन था ये 1803 लिखा हुआ है, कई जगह 1808 है, तो हम दोनों ही लेके चल सकते हैं। 1803 से 8 के बीच में खोज की थी। तो जॉन डेल्टन ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो कहता है कि परमाणु जी अदृश्य है, उसको हम देख नहीं सकते, ठोस गेंद के आकार का सा हो सकता है, ऐसी कुछ थ्योरी सी दी थी। क्योंकि सन 1800 के अंदर इतना विज्ञान ने तरक्की नहीं की थी, वो इक्विपमेंट, वो मशीनें नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे तक नहीं पहुंच पाई थी बढ़िया तरीके से। ये तो शुरुआती दौर था ना विद्युत का, 1799 1800 आसपास ही आ गए। तो परमाणु की खोज करता है जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन ने यह पाया कि अणु छोटे से छोटा कण नहीं है, उससे भी छोटा कण मौजूद है, अणु से भी छोटा कण मौजूद है, और उस अणु से भी छोटे कण को किस नाम से जानते हैं? परमाणु के नाम से। किसके नाम से? परमाणु के नाम से। और ये बहुत छोटा है अभी, ठीक है ना? ये इतना छोटा है कि इसको हम देख भी नहीं सकते। और इसके में और अणु में एक प्रभेद मैंने बताया था कि अणु तो मुक्त अवस्था में विद्यमान, वो छोटा सा कण जो हमने ईंट तोड़ के प्राप्त किया था रेत का, वो दिखता है हमें, ठीक है ना? लेकिन परमाणु दिखता नहीं है। यानी कि यदि इसको आप बाहर निकालोगे किसी अणु से, किसी तत्व से, तो परमाणु कहते हैं बाहर निकलते ही नष्ट हो जाएगा, इसका जीवन काल बहुत ही क्या है? कम होता है। तो लिखो, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता। जो परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता, जबकि अणु रह सकता है। लेकिन हमें परमाणु की बात करनी है, तो लिखो, परमाणु भी, परमाणु भी 3 प्रकार के उप परमाणविक कणों से मिलकर बना है। परमाणु भी 3 प्रकार के उप परमाणविक कणों से मिलकर बना है, जिन्हें ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन और एन से मैं क्या बोलूंगा? न्यूट्रॉन कहा जाता है। परमाणु भी 3 प्रकार के उप परमाणविक, सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम से इनको जाना जाता है। 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, हमें इसी को तो ढूंढना था। दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 प्रकार के कणों से। अब सोचो, परमाणु किस में से निकला? अणु में से। अणु में से निकल गया कौन? परमाणु। परमाणु के अंदर है बैठे। तो सोचो, परमाणु भी छोटे से छोटा कण नहीं है, उससे भी छोटे कण मौजूद हैं। लेकिन परमाणु प्राप्त करने के लिए ऐसे नहीं है कि अणु पे दे हथौड़े की मारेंगे और वो टूट जाएगा, परमाणु नहीं निकलेगा। उसके लिए उच्च स्तरीय वैज्ञानिक प्रयोग, हमें खूब सारी रासायनिक क्रियाएं करवानी पड़ेंगी, बहुत सारी मशीनों का हमें जरूरत पड़ेगी, तब जाके हम ये प्रयोग कर सकते हैं। लोगों ने किए, वैज्ञानिकों ने किए, हम तक बात पहुंचाई, हमारे पास वक्त की कमी है, हम प्रयोग नहीं कर सकते, पढ़ के बस याद कर लो। इतना ही चीजें हैं, ये ध्यान रखना। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो मिल गए, परमाणु में मिल गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की व्यवस्था है, इसी को कहा जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु संरचना। तो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक, जो हमारी हेडिंग थी, वो आएगा जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणु संरचना। तो लिखिए, परमाणु संरचना, हेडिंग लगा लो भी सभी, परमाणु संरचना। लिखो, परमाणु संरचना की खोज, परमाणु संरचना की खोज या परमाणु संरचना के बारे में दुनिया को सन 1911 में एक वैज्ञानिक ने बताया था, जिसका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। परमाणु संरचना की खोज सन 1911 में किसने की थी? वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है? और रदरफोर्ड क्या कहता था? रदरफोर्ड की कुछ थ्योरी बाद में कंप्लीट हुई थी, है ना? तो जितना आज के टाइम में चल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। रदरफोर्ड के 1911 की बात और आज की बात मिलाकर करते हैं, तो क्या सामने आता है? तो लिखिए,
परमाणु का एक केंद्रीय भाग होता है, परमाणु का एक केंद्रीय भाग होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है, केंद्रीय भाग होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु का एक केंद्रीय भाग होता है जिसे किस नाम से जानते हैं? नाभिक के नाम से। तो परमाणु का एक केंद्रीय भाग है जिसे हम किस नाम से पुकारेंगे? नाभिक के नाम से जानते हैं। लिखो, नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नामक, नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नामक दो उप परमाणविक कण, नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नामक दो उप परमाणविक को इंग्लिश में बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। हिस्सा है ये किसका? परमाणु का। तो नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नामक दो उप परमाणविक कण उपस्थित रहते हैं जो किसी प्रकार की कोई गति नहीं करते। दो परमाणविक कण उपस्थित रहते हैं जो किसी प्रकार की कोई गति नहीं करते। ये दोनों कण अंतरा आणविक बल द्वारा बंधे होते हैं। इन पर नेचुरली प्रकृति ने एक फोर्स लगा रखा है जिसको बोलते हैं अंतराण्विक बल। आणविक मतलब अणु या परमाणु के अंदर लगने वाला बल, अंतरा मतलब इंटरनल कह सकते हो, ठीक है ना। तो अंतराण्विक बल द्वारा कौन बंधे होते हैं, प्रश्न है ये, ठीक है। परमाणु के नाभिक में कौन उपस्थित है, ये भी प्रश्न है। तो आपका उत्तर क्या होगा? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन क्या गति करते हैं? जी नहीं करते, ठीक है। वो बंधे हुए हैं किससे? रस्से से, चैन से, ठीक है ना। ठीक है, तो किससे बंधे हुए हैं? वो एक बल से बंधे हुए हैं। कौन से बल से? अंतराण्विक बल से। ये बल आया कहां से जी? प्रकृति ने दिया। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधने का काम किसने कर रखा है? प्रकृति ने कर रखा है। और हम इंसान हैं जो इससे छेड़खानी करते हैं, इस बल को समाप्त कर देते हैं, नाभिक को तोड़ देते हैं, नाभिक के विखंडन करते हैं और तरह तरह के विध्वंसक हथियारों का निर्माण कर लेते हैं। इसको आप परमाणु बम कह देते हो। बाकी इतना आसान नहीं है कि इसके अंदर कोई चीज फेंकी टूट गया, तो उस स्तरीय प्रयोग है। दुनिया के कुछ देशों के पास ये तकनीक है, किसी व्यक्ति विशेष की तकनीक नहीं है ये नाभिक को तोड़ना, ठीक है ना। इसके लिए कई सारी चीजें, बहुत सारे दिमाग एक स्थान पर एक जगह उपस्थित होंगे, तब जाके ये क्रिया करवाई जा सकती है। फिलहाल हमें उससे लेना देना नहीं है, इधर आ जाओ, ठीक है। तो परमाणु का नाभिक, उसका केंद्रीय भाग, नाभिक में दो प्रकार के कण रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों को मैं इकट्ठा ही कर देता हूं। ये दोनों कण एक साथ ही रहते हैं और कोई गति नहीं करते। लिखो, परमाणु के नाभिक के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के चारों ओर कुछ वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती है। अब ये रदरफोर्ड की थ्योरी थी, ठीक है ना। अब इमेजिनेशन ही है ये सारा जो चल रहा है, ध्यान रखना। किसी ने कोई ऐसे छाया चित्र खींचे नहीं है, कोई सेल्फी नहीं ली है, ध्यान रखना परमाणु की। ये परमाणु फोटो में ऐसा नजर आता है, ये एक इमेजिनेशन है जिसको चित्रांकन कर दिया और सारे दुनिया के वैज्ञानिकों ने इसको स्वीकार कर लिया और यही पढ़ाया जाता है, यही पढ़ते आ रहे। हो सकता है आगे भविष्य में कोई एक ऐसा वैज्ञानिक आए, क्या पता कोई एक ऐसा कैमरा खोज ले जो परमाणु की फोटो ले सके, ठीक है ना। परमाणु की एकदम साफ फोटो आवे या सेल्फी परमाणु की, ठीक है, तो हो सकता है डिजाइनिंग चेंज हो जाए, लेकिन अब तक जो चल रहा है वो चलने दो, ठीक है ना। विज्ञान की तीन शाखाएं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सबसे विवादित है केमिस्ट्री। और ये टॉपिक भी किसका है? केमिस्ट्री का। रसायन विज्ञान, ठीक है। जब भी रसायन विज्ञान में कुछ टॉपिक वैज्ञानिकों को समझ नहीं आए या चीजें समझ में नहीं आई, तो वह कहते हैं जी ये अपवाद है, ठीक है। अपवाद, अपवाद कह के बात को टाल देते हैं, बात ही खत्म कर देते हैं। क्यों? समझ में नहीं आ पाई जी तो अपवाद की श्रेणी में रख दिया, समझ में आ गई तो जी समझा रहे। जहां समझ रुक गई वहां जी अपवाद है, छोड़ो इसको, आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो विज्ञान भी कहता है क्या करो, आगे बढ़ो, तो बढ़ते हैं आगे भी। तो लिखो, परमाणु के नाभिक के चारों ओर कुछ वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं। इन कक्षाओं में, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नामक, इन कक्षाओं में कौन? इलेक्ट्रॉन नामक, ये रहा इलेक्ट्रॉन नामक तीसरा उपपरमाणविक कण। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नामक तीसरा उपपरमाणविक कण नाभिक के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नामक तीसरा उपपरमाणविक कण नाभिक के चारों ओर क्या काटता है? चक्कर काटता रहता है। और ये था एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर किसने बताया हमें? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो परमाणु मॉडल जो ये आपके सामने नजर आ रहा है, ये किसका दिया हुआ है? अर्नेस्ट
रदरफोर्ड का। आप अपनी नोट्स के अंदर इस मॉडल को बना सकते हो, नाभिक बना सकते हो, कक्षाएं दिखा सकते हो, बाहर इलेक्ट्रॉनों को घुमा सकते हो, ठीक है ना। अब जब बात कर ली परमाणु की, नाभिक की, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नाम आ गए, तो थोड़ा सा इनकी जानकारी भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे प्रोटॉन की। किसकी जानकारी लेंगे? कुछ नियम और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उनको हम एक बार स्किप करेंगे क्योंकि हमें कोर्स करना है। ये आपके इलेक्ट्रिकल थ्योरी का एक छोटा सा अंश है, तो मैं चाहता हूं कि इसी अंश को हम इतने तक ही होल्ड कर दें, क्योंकि मेन टॉपिक हमें बहुत करने हैं, भी ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलें, तो बात करेंगे इसी परमाणु के बारे में और बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले इसके अंदर हम एक हेडिंग लगाएंगे, इसका नाम है प्रोटॉन। क्या नाम लगाएंगे? प्रोटॉन। तो लिखो प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज भी विवादास्पद है, आज के टाइम में तो चलो सुलझा दिया है, ठीक है। कई किताबों में लिखा है प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने खोजा था, और कईयों में लिखा है रदरफोर्ड ने खोजा था, ठीक है ना। तो आज के टाइम में जो है व्यवस्थित करके कह दिया जी दोनों ने खोजा था, लेकिन एक ने पहले और एक ने बाद में बताया। तो प्रोटॉन की खोज, वैसे तो नाम आता है यूजन गोल्डस्टीन का। किसका नाम आता है? यूजन गोल्डस्टीन का। और साथ ही साथ नाम आता है रदरफोर्ड का। इसका नाम आता है रदरफोर्ड का। लिखो प्रोटॉन के खोजकर्ता के रूप में, ऐसे लिखो आप, प्रोटॉन के खोजकर्ता के रूप में यूजन गोल्डस्टीन, यूजन गोल्डस्टीन व अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाम लिया जाता है। अब बात की जाए टाइम पीरियड की, तो यूजन गोल्डस्टीन ने बताया था अप्रोक्सीमेट 1886 में, और रदरफोर्ड ने जो पूरी कल्पना दी थी वो दी थी 1919 में। काफी लंबा डिफरेंस था इनके बीच में, लेकिन ठीक है, रदरफोर्ड ने अच्छी तरह से पूरी बात अपनी लिख के बता दी थी। एक एक चीज उसने एक्सपेरिमेंट करके बताया। रदरफोर्ड का मशहूर एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार, शायद याद होगा, तो वो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का था। यूजन गोल्डस्टीन भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन इसने पूरी तरह से नहीं बता पाया, लेकिन इसने कहा जरूर था कि परमाणु के अंदर केंद्रीय भाग है, ठीक है, और वो भाग जो है वो एक प्रकार का कण रखा हुआ है जो हो सकता है पॉजिटिव चार्ज हो, धनावेशित हो, तो इसको गोल्डस्टीन का नाम दे दिया क्योंकि इसने प्रोटॉन के बारे में बताया। तो लिखो प्रोटॉन के खोजकर्ता के रूप में यूजन गोल्डस्टीन 1886, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड का नाम लिया जाता है 1919 सन के अंदर। इसकी बात या इसके जो रिसर्च थे वो सामने हमारे आई थी। लिखा आगे, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन एक धनावेशित पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है भी। कौन सा चार्ज रखता है? पॉजिटिव। तो प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। इसके आवेश का मान मोस्ट इंपोर्टेंट है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। इसके आवेश का मान कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम होता है। तो प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, और इस पर चार्ज कितना पाया गया? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम का इसके ऊपर आवेश पाया गया, ठीक है ना। देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी कि मास की बात की जाए द्रव्यमान की, तो बहुत ही हल्का है, माइनस की 27 पावर है, 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। देखो प्रोटॉन का साइज या प्रोटॉन का आकार, प्रोटॉन का आकार 1 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर, 1 इंटू 10 की पावर माइनस, इतना छोटा है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 15, यानी कि 1 मीटर के अंदर अगर आपको साइज 27, तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। एक के बटा में हम एक लिख के इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 और 15 इतनी जीरो लगा के इस राशि का हमारे इकाई दहाई टाइम से खत्म हो जाते हैं, एक में इसका भाग लगाना है, ठीक है ना। और जो भी उत्तर आएगा 0.00000 करके लास्ट में कहीं एक लिखा होगा, वो इसका क्या है? वो साइज है। तो इतना छोटा है, मीटर का इतना भाग है, ठीक है ना। अब इतनी छोटी चीज को नंगी आंखों से देख पाना संभव ही नहीं है, नंगी आंखों से छोड़ो, देख पाना भी कह सकते हैं संभव नहीं है, लेकिन फिर भी बताया, पता नहीं किस तरीके से बताया, वो अलग खोजे थी, ठीक है ना। तो ये है आपका प्रोटॉन। ये प्रोटॉन के बारे में सारी बातें हैं, याद रखना। खोजकर्ता यूजन गोल्डस्टीन भी आ सकता है, रदरफोर्ड भी आ सकता है। आवेश पूछ सकते हैं, धनावेशित कण है, रहता कहाँ है? नाभिक में रहता है। आवेश का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस गुलाम 19 गुलाम। और बात करी जाए द्रव्यमान की, तो 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है। इसके यदि बात की जाए साइज की, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर इसका साइज होता है। तो ये हो गया कौन? प्रोटॉन। नेक्स्ट चलेंगे प्रोटॉन के बाद में।
न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तक लास्ट में चलेंगे क्योंकि उसी को पढ़ना है हमने। तो अब आता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी सन 1932 में जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन हमें मिला था सन 1932 में और खोजकर्ता कौन थे? जेम्स चैडविक थे। देखो न्यूट्रॉन नाभिक में अवस्थित रहता है। न्यूट्रॉन नाभिक में अवस्थित रहता है। इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता। यह आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन नाभिक में अवस्थित रहता है, इस पर कोई आवेश पाया नहीं जाता। ठीक है ना। अब न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात की जाए तो बिल्कुल न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के इक्विवेलेंट है। थोड़ा सा फर्क आपके आंकड़ों संबंधित है। देखो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.674 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। 1.674 इंटू 10 की पावर माइनस कितना है? 27 किलोग्राम द्रव्यमान है किसका? न्यूट्रॉन का। क्या चीज है? द्रव्यमान, मास बोलते हैं इसको। तो द्रव्यमान 1.674 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। प्रोटॉन का कितना था? 1.672। ठीक है। और बाकी आंकड़े सेम थे। तो कह सकते हो कि किसी तत्व के परमाणु का सबसे भारी उपपरमाणविक कण, सबसे हैवी उपपरमाणविक कण किसको कहा गया है? न्यूट्रॉन को कहा गया। किसको कहा गया है? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन पर आवेश है नहीं तो हम सीधा द्रव्यमान पे आ गए क्योंकि ये अनावेशित है। न्यूट्रॉन कौन सा पदार्थ है? कौन सा उपपरमाणु कण है? अनावेशित, यानी कि इसके ऊपर कोई आवेश पाया नहीं जाता। आवेश रहित कह सकते हो, अनावेशित कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका आकार बिल्कुल प्रोटॉन के आकार का सेम है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। नाभिक में रहता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों बंधे हुए हैं। किस बल से बंधे हुए हैं जी? अंतराण्विक बल से बंधे। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब चलते हैं हमारे मेन उस उपपरमाणविक कण के बारे में जिसको हम सभी जानते हैं किसके नाम से? इलेक्ट्रॉन के नाम से। किसके नाम से? इलेक्ट्रॉन के नाम से। अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो लिखो इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में जोसेफ जॉन थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? सन 1897 में। और की किसने थी? जोसेफ जॉन थॉमसन, जिसको आप जानते हो जे जे थॉमसन के नाम से। इसके नाम से जे जे थॉमसन ने की थी। 1897 में मिला था हमें कौन? इलेक्ट्रॉन। लिखो यह ऋणावेशित कण है। ऋणावेश मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। यह एक ऋणावेशित कण है। इसके आवेश का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम है। इस पर आवेश कितना पाया जाता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम इस पर आवेश पाया जाता है। ठीक है। ये रहता कहाँ है? तो नाभिक के बाहर कौन है? कक्षाएं, उनमें रहता है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो इसका आवेश है कितना? कि आवेश की बात की जाए तो आवेश की प्रवृत्ति कौन सी है? नेगेटिव है। प्रोटॉन की प्रवृत्ति पॉजिटिव, उसका अपोजिट है ये। चार्ज की बात की जाए है कितना? तो जितना प्रोटॉन पर उतना ही। अगर अंक देखे जाए तो जितना आवेश किस पर था? प्रोटॉन पर। सेम उतना ही आंकिक आवेश किस पर पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पर। तो अंकों के हिसाब से तो कोई फर्क नहीं है। फर्क किस में आ गया? प्रवृत्ति में। एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। ठीक है। लिखो आगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.109 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। 10 की पावर माइनस 31, 31 किलोग्राम होता है। माइनस में यदि आपके घात बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब राशि और भी क्या हो रही है? छोटी हो रही है। अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी क्या है? आकार में, वजन में सॉरी, हल्का है, बहुत ही हल्का है। और ध्यान रखो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत क्या है? धारा। आसानी से कौन सी चीजें चल सकती है? हल्की चीजें। तो इलेक्ट्रॉन को ही चलाया जा सकता है आसानी से बल लगाकर। वो चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये हो गया इसका आवेश। अब बात करते हैं साइज की। किसकी? साइज की, आकार की। तो लिख लो इलेक्ट्रॉन का साइज है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 18 मीटर। यानी कि आकार में भी सबसे क्या है? छोटा। आकार में भी सबसे छोटा उपपरमाणविक कण कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो यहां हमने 3 प्रकार के उपपरमाणविक कणों का अध्ययन कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन का, एक प्रोटॉन का और एक न्यूट्रॉन का। लिख लो एक छोटी सी बात नोट लगाकर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से
तुलना प्रोटॉन से की जाती है चार्ज के आधार पर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, अब बुक्स जो है वो अलग अलग आंकड़े देती है लेकिन फिर भी हम दोनों ही लिख लेंगे। 1845 गुना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कहते हैं 1845 गुना हल्का है। ठीक है, आकार में छोटा भी कह देते हैं, कई जगह वजन के आधार पे भी कह देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 1845 या 1840 गुना क्या है, हल्का है। ठीक है, हल्की चीज है, आराम से चलाई जा सकती है और वजन में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इतने गुना का डिफरेंस है किसमें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के वजन में, ये हम कह सकते हैं। वजन एक अलग वैसे चीज है, द्रव्यमान एक अलग चीज है। तो फिजिक्स यदि आपने पढ़ी हो तो सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन सामान्य बोलीचाली की भाषा में वजन, वेट को हम द्रव्यमान तुलना कर लेते हैं, वो एक अलग मैटर है। ठीक है, जब मेन मुद्दा आएगा तो इनको अलग अलग भी करके पढ़ेंगे भी। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाही क्या कहलाता है, विद्युत धारा। लेकिन वो विद्युत धारा बनेगी कैसे, तो उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक आपका और आता है, उसको बोलते हैं आयन व आयनीकरण। हेडिंग लगाइए, आयन व आयनीकरण। एक छोटा सा टॉपिक है, आयन व आयनीकरण। यहां से इलेक्ट्रिसिटी शुरू होती है। आयन और आयनीकरण, या आयनीकरण छोड़ दें तो आयन से, ठीक है ना, क्या शुरू होती है, इलेक्ट्रिसिटी शुरू होती है। और इसके बाद हमें पता लगेगा कि धारा किससे किस ओर चलती है, इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, तो वो चीज है। तो लगा लो हेडिंग आयन व आयनीकरण। लिखो आवेश युक्त, आवेश युक्त परमाणु, आवेश युक्त परमाणु या परमाणु समूह, आवेश युक्त परमाणु या परमाणु समूह को क्या कहते हैं अभी, आयन कहते हैं। आवेश युक्त परमाणु या परमाणु समूह को किस नाम से जाना जाता है, आयन के नाम से जाना जाता है। अब ये आवेश युक्त मुक्त क्या है, तो वो सुनिए ध्यान से, तब आप समझ पाओगे चीज। मेरे पास एक तत्व था, मैंने इसको तोड़कर प्राप्त किया छोटे से छोटा कण, नाम दिया अणु। अणु पे मैंने बहुत सारी क्रियाएं करवाई, एक छोटे से छोटा कण और मिला मुझे। अब माना कि छोटा इतना दिखा नहीं सकता, तो मान लो आप लोग, ठीक है ना, तत्व था, पदार्थ था, तोड़ा, क्या मिला, अणु। जब नहीं तोड़ पाया तो क्रियाएं करवाई, प्रयोग किए, क्या मिला, परमाणु। स्ट्रक्चर का अध्ययन किया, केंद्रीय भाग मिला, बारी कक्षाएं मिली, कक्षाओं में घूमता हुआ कौन मिला, इलेक्ट्रॉन मिला। कौन मिला, इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के हम कहां ले आए, यहाँ ले आए। इलेक्ट्रॉन को पकड़ के हम कहां ले आए, यहाँ, यानी कि चला दिया। अब वो कैसे चला, यहां से हवा में तो जा नहीं सकता, तो पड़ा रहेगा ये किसमें, अपने परमाणु की कक्षा के अंदर पड़ा रहेगा। अब क्या है कि कुछ नियम है परमाणु संरचना की, कुछ क्या है, नियम है। वो नियम क्या कहते हैं, तो उनमें से एक बहुत ही बढ़िया नियम है, बहुत ही शानदार नियम है, जो इसको एक ही बार में आपका क्लियर कर देगा कि सामान्य अवस्था में, नियम लिख लीजिएगा नोट लगा के, परमाणु संरचना का एक महत्वपूर्ण नियम कि सामान्य अवस्था में किसी तत्व के परमाणु में, सामान्य अवस्था में किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या से। मैं बड़ा अक्षरों से लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है आप लोग लिख लो। अगर इसको ऐसे समझना नहीं है तो हम इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी तत्व के परमाणु में सामान्य अवस्था में किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है किसके, इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि किसी तत्व के परमाणु में 20 प्रोटॉन है, तो उसमें 20 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि यदि तत्व के परमाणु में पॉजिटिव चार्ज की संख्या 20 है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज की संख्या भी कितनी होगी, 20 ही होगी। अर्थात सामान्य अवस्था में कोई तत्व का परमाणु जितना पॉजिटिव चार्ज रखता है ना, उतना ही नेगेटिव चार्ज रखता है। तो टोटल चार्ज इस समय क्या हो जाएगा, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस के कितने हैं, 20। टोटल मतलब जोड़ना है, और माइनस के कितने हैं, 20। यानी कि हमारे पास 20 तो है प्रोटॉन, 20 ही कौन है, इलेक्ट्रॉन। चार्ज की प्रवृत्ति अपोजिट है और इनको जोड़ना है, तो टोटल चार्ज यदि इसका देखा जाएगा तो वो आएगा 0। क्या होगा, 0। तो नियम क्या है कि सामान्य अवस्था में किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इसलिए पदार्थ का कुल आवेश शून्य होता है। यानी कि सामान्य अवस्था में कोई भी तत्व का परमाणु आवेश रहित नहीं होता, ठीक है ना, आवेश युक्त, सॉरी, नहीं होता, आवेश रहित होता है। अब ये मार्कर ले लो, अगर ये धातु का बना होता, ठीक है, और सामान्य अवस्था में होता, तो इस पे ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है, ना इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब चलते हैं पीछे थोड़ा सा, हेल्स के पास। किसके पास, हेल्स के पास। छड़, ये मान लेते हैं
रेशमी कपड़ा या कुछ भी मान लो, क्या करवाया? घर्षण। थेल्स ने कैसे कागज आकर्षित किए? अब ध्यान से देखना, सारी थ्योरी अब समझ में आती है। थेल्स से पूछा बेचारे से, बता ये कैसे हो रहा है कागज? उसके हाथ खड़े थे। 2500 साल पहले नहीं पता था ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तब मिले हैं। 100-150 साल हुए, 200 साल हो गए होंगे ज्यादा ज्यादा इन चीजों की खोज होते हुए, ठीक है ना। तो उसके हाथ खड़े थे, थेल्स के हाथ खड़े थे। आज पता लगता है कि थेल्स ने जब छड़ को रेशम के साथ घर्षणरत किया था, तो घर्षण से उत्पन्न हुई थी हीट। क्या उत्पन्न हुई थी? हीट, ऊष्मा उत्पन्न हुई। और उस ऊष्मा के कारण हो सकता है कि उस छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर चले गए, किसमें? कपड़े में, रेशम में। या हो सकता है इस ऊष्मा के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन कपड़े से निकलकर किसमें आ गए? छड़ में आ गए। तो इलेक्ट्रॉनों की या तो होगी कमी और या होगी अधिकता। बस ये कमी और अधिकता ही तैयार करता है आपका टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं? आयन। तो दोबारा से बता रहा हूं मैं कि सामान्य अवस्था में जितने प्रोटॉन उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और टोटल चार्ज, कुल आवेश का मान, यदि मैं चार्ज लिख दूं यहाँ पे, सामान्य अवस्था में 0 है। अब यदि घर्षण करके या किसी और तरीके से इलेक्ट्रॉन की कमी या क्या पैदा कर दे? अधिकता पैदा कर दे, तो पदार्थ क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। तो लिखिए आगे। सामान्य अवस्था में, फिर से दोहरा रहा हूं, सामान्य अवस्था में किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। अब यदि अब यदि किसी विधि द्वारा, किसी माध्यम द्वारा पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की, परमाणु में या पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता उत्पन्न कर दी जाए, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता उत्पन्न कर दी जाए, तो वह आयन बन जाता है या वह आयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता वाले परमाणु को, ठीक है ना, हम किस नाम से जानते हैं? आयन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर एक चित्र है, इसमें न्यूट्रल एटम दे रखा है। एटम मतलब परमाणु है, न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि सामान्य अवस्था में जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन, चार्ज का मान क्या हो गया? 0। अब यदि इसमें इलेक्ट्रॉनों की या तो हो जाए कमी और या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, तो यहां लिखा हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि इसमें से, मान लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं क्योंकि अंक का आपको ज्यादा समझ में आता है। मान लेते हैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, लिख देता हूं मैं अलग से, और प्रोटॉन भी 10 हैं। अब किसी भी तरीके से, घर्षण से, कोई बल लगाकर, कैसे भी, यदि हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, मान लेते हैं इसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर निकाल दिए। कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए? 2। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 8। प्रोटॉन कितने रह गए? 10। ठीक है ना। इस कंडीशन में ये चार्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये आवेशित हो जाएगा, वैद्युतिक रूप से क्रियाशील, एक्टिव हो जाएगा। अब इसका आवेश क्या होगा वो बताएगा किस प्रकार का आयन बना है। और इसी आधार पे आयन होते हैं 2 प्रकार के, या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के आधार पे या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के आधार पे। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है तो वो किस प्रकार का आयन बनता है? वो बनता है केटायन। केटायन यानी कि धनायन। कौन सा आयन बनेगा? ये धनायन। अब कैसे बना धनायन? तो देखो, 10 इसके पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कितना? 8। रिजल्टिव चार्ज कितना आया? 2। और ये 2 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? तो ये 2 किसका आया? प्लस का। तो इसके पास चार्ज कौन सा आया? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर जो आयन तैयार होता है वो किस प्रकार का बनता है? धन। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, ऋणायन, जिसको इंग्लिश में अनायन कहते हैं। अब ये कब बनेगा? तो यहां लिखा हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन मतलब इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना। अब ध्यान से देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसमें से निकले हैं, ये कहीं ना कहीं किसी के पास तो गए होंगे, क्या हवा में ही चले गए? ऐसे नहीं जाते, ठीक है ना। कि 2 इलेक्ट्रॉन की जो इसमें, इस एटम में कमी आई है, कहीं ना कहीं जाके ये जुड़ेंगे, किसी से मुक्त होंगे, किसी से संयुक्त होंगे, ठीक है। तो ये किसी से जाके जुड़े। मान लेते हैं यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, ये हमने पास आउट कर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ये एक और कोई परमाणु पड़ा था, उसके अंदर जाकर जुड़ गए। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पड़े थे, मान लेते हैं पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़े थे 10, और प्रोटॉन भी कितने पड़े थे? 10। और अब इसके अंदर ऐड हो गए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए? 2। तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, अब की बारी चार्ज क्या आएगा? तो अब की बारी चार्ज क्या आएगा इसका? इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। प्रोटॉन कितने रह गए? 10। चार्ज अब की बार भी कितना आएगा? 2, लेकिन किसका? माइनस का। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाले आयन क्या कहलाते हैं? ऋणायन कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले आयन क्या कहलाते हैं? धनायन कहलाते हैं। तो आयन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। लिखिए टॉपिक, आयन 2 प्रकार के होते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1,
धनायन, पहला है धनायन, लिख लीजिए आगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले पदार्थ या कमी वाले आयन। इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले आयन क्या होते हैं? धनायन। और दूसरा लिखो ऋणायन, दूसरा है ऋणायन, इंग्लिश में अनायन कहा जाता है ऋणायन को, अनायन। और उसके आगे लिखिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाले आयन या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाले परमाणु जब आवेशित हो जाएंगे तो वो आयन बनेंगे। जिसके पास ज्यादा है वो नेगेटिव चार्ज वाला होगा अर्थात ऋणायन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा अर्थात धनायन होगा। तो ये दो प्रकार के आयन तैयार हुए। ये आयन बनने से ही इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत होती है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, दो प्रकार के आयन आपके दिमाग में आ गए होंगे। अब हमारे पास दो प्रकार के आयन हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के आयन हैं। एक है धनायन, एक है हमारे पास धनायन, तो दूसरा हमारे पास ऋणायन, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन है कम। इस मेन मुद्दा इलेक्ट्रॉन का है सारा, सारी खेल अब कहानी प्रोटॉन प्रोटॉन भूल जाओ, सारी कहानी किसके इर्द गिर्द चले गए? अब इलेक्ट्रॉन। धनायन के पास इलेक्ट्रॉन कम है, ऋणायन के पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, ठीक है ना। एक के पास इलेक्ट्रॉन कम है, एक के पास इलेक्ट्रॉन अधिक है। फिर ये केमिस्ट्री के रूल कहते हैं कि जिस पदार्थ के पास, जिस परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता, वो कुछ इलेक्ट्रॉन कमी वाले को दे सकता है, वो कुछ इलेक्ट्रॉन कमी वाले को दे सकता है यदि हम इन दोनों आयन को नजदीक लाएंगे। यदि हम इन दोनों आयन को क्या करेंगे? एक दूसरे के नजदीक लेके आते हैं। जैसे ही, ये तो सामान्य बता रहा हूं, अभी धारा चलाएंगे वो बात की बात है। जैसे ही इन दोनों आयन को हम क्या लेके आए? बिल्कुल क्या ले आए? समीप ले आए। इतना नजदीक लाने पर तो इसके पास तो थे दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ठीक है ना, इस पर दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे तो मैं सीधा ही दो लिख देता हूं। इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है अधिक, तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन क्या है? कम। यानी कि इसके पास तो फालतू चीजें पड़ी है, इसके पास उन चीजों को रखने की जगह पड़ी है। और जैसे इन दोनों आयंस को आपस में हम पास मिलाते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन जो इसके पास एक्स्ट्रा थे भाग के खाली जगह के अंदर आने का प्रयास करते हैं, ये टकराते हैं। वो टकराव आपका, चाहे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का स्पार्क देख लो, इसका मतलब हो सकता है आप में इलेक्ट्रॉन दो ज्यादा, जो गेट था उसमें इलेक्ट्रॉन कम, आप जाके इन टच हुए तो गेट ने आपके इलेक्ट्रॉन खींचे, दोनों टकराए तो क्या पैदा हुई? स्पार्क की, ठीक है ना। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है, उसको मैं आगे थोड़ा सा करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो कम या अधिक हो गए, दो प्रकार के आयन धनायन और ऋणायन। नजदीक लाने पे यही इलेक्ट्रॉन वापस अपनी अपनी जगह पर आने का क्या करेंगे? प्रयास, और बैलेंस करने का प्रयास, नेचुरल अवस्था में आने का प्रयास करेंगे। और इन्हीं प्रयासों के साथ साथ इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे, और जब वो इलेक्ट्रॉन किसी और विधि से चलने लगते हैं तो उसके चलने को विद्युत धारा कह देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी तक हम पहुंच चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लगाइए, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो लिखो। अब इसके लिए क्या है, कुछ छोटी सी चीज में बदलाव करूंगा। अब तक हम प्रोटॉन वगैरह ये लेके चल रहे थे, इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे थे, परमाणु लेके चल रहे थे। अब हम पदार्थ पर आ जाते हैं, अब हम सीधे तत्व पर आ जाते हैं। अब तत्व के अंदर हम लेते हैं एक तार का टुकड़ा, ठीक है। तार किसी भी धातु की हो सकती है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर बात कर रहे हैं तो ये मान लेते हैं तार किसकी है? तांबे की। तो लिखो डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक करंट की। लिखो, जब किसी जब किसी धातु पर जब किसी धातु पर किसी स्रोत के माध्यम से किसी स्रोत के माध्यम से विद्युत वाहक बल, एक स्पेशल फोर्स है। कौन सा बल? विद्युत वाहक बल, जिसको क्या बोलते हैं? ई एम एफ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब किसी धातु पर किसी स्रोत के माध्यम से विद्युत वाहक बल आरोपित किया जाता है, विद्युत वाहक बल आरोपित किया जाता है, तो उस धातु के परमाणु में मौजूद इलेक्ट्रॉन तो उस धातु के परमाणु में मौजूद इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे परमाणु में से होते हुए एक से दूसरे परमाणु में से होते हुए उस धातु टुकड़े के आर पार प्रवाहित हो जाते हैं, उस धातु टुकड़े के आर पार प्रवाहित हो जाते हैं।
इस प्रकार किसी पदार्थ में, इस प्रकार किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को, वैसे डेफिनेशन में एक शब्द आता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुछ, ठीक है ना, उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा अभी मैं आपको। इस प्रकार किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को किस नाम से जानते हैं? विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। अब एक तार का टुकड़ा है, इस तार के टुकड़े को मैं एक स्रोत से जोड़ रहा हूं। स्रोत क्या होता है चर्चा आगे करेंगे। मान लेते हैं अभी फिलहाल एक बैटरी हमने ले ली और एक तार यूं जोड़ दी इसके साथ और एक इस प्रकार से जोड़ दी। अब ये जो बैटरी है इसके पास भी बल मौजूद है, उस बल का नाम क्या है? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब जैसे ये बल इससे निकला, ठीक है, तो ये बल जो है ये निकलेगा और इसके पास भी दो टर्मिनल है, बैटरी के पास भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सेम वही आयन वाली बात है, एक के पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन जाते हैं अधिकता से कमी की ओर। किसकी ओर? अधिकता से कमी। तो इसके माइनस वाले इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, ये चला भी, यहां से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहां आ गया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया और एक से दूसरे परमाणु में होता हुआ चलने लगा। क्या होने लगा? चलने लगा। बल के कारण इलेक्ट्रॉन का चलना ही किसको इंडिकेट करता है? इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा को। सभी को पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं इनका प्रवाह किस नाम से जाना जाता है? विद्युत धारा के नाम से। धारा जिसका प्रतीक है आई, इसका मात्रक है एम्पियर और एम्पियर को लिखा जाता है किससे? ए से। तो ये कॉन्सेप्ट था आपकी इलेक्ट्रिक करंट का और अब चलती हुई करंट को थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। आइए, ध्यान से देखिएगा डायग्राम को। तो यहां पर एक स्रोत है और उस स्रोत के माध्यम से जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो रहे हैं? वो गतिमान हो रहे हैं। वो गतिमान हो रहे हैं। एक चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं माइनस से किसकी ओर? प्लस की ओर। फिर यहां से चलते 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 तेवड़ा मार्ग क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। और यहां हमें दो डायरेक्शन नजर आती है। एक डायरेक्शन नजर आती है माइनस से प्लस की ओर, एक डायरेक्शन नजर आती है प्लस से माइनस की ओर। यदि आप यूं सेल के अंदर देखोगे तो माइनस से प्लस, बाहर देखोगे तो प्लस से माइनस। कंफ्यूजन। इलेक्ट्रॉन किससे किस ओर चलते हैं? माइनस से प्लस चलते हैं। धारा किस ओर चलती है? दो अलग अलग दिशाएं मिली, वैज्ञानिक कंफ्यूज, हमें कंफ्यूज किया तो थोड़ा सरल बना दिया। सरल बनाया कैसे वो बाद में देखेंगे। एक और चित्र मैं आपको इसमें दिखाना चाहूंगा जिससे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा कैसे। तो यहाँ एक चालक है, उसके अंदर एक निश्चित समय के अंदर कौन चल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। आराम से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जा रहे हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से एक से दूसरे परमाणु में जाना किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अभी इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी, कैसी होगी, वो सब डिपेंड करता है कि आपका जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, कितनी वोल्टेज आपने आरोपित कर रखी है और भी बहुत सारी कंडीशन लागू हो जाती है। उनको हम आगे के टॉपिकों में क्लियर कर लेंगे। किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों का चलना, कौन से इलेक्ट्रॉनों का चलना? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का चलना क्या कहलाता है? विद्युत धारा। इसका प्रतीक आई, मात्रक क्या होता है? एम। तो आज हम धारा तक पहुंच चुके हैं, धारा को प्रवाहित करवा चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतना ही करवाऊंगा। कल हम अपने टॉपिक को फिर आगे शुरू करेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के सब्जेक्ट के साथ, और आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो के अंदर आपको पढ़ाई गई सामग्री किस प्रकार की लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो जो है आज हमने लगभग 1 सवा घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो का हमने निर्माण किया। आगे चलकर इसका वक्त हम और बढ़ा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखो कोर्स हमारा ज्यादा बड़ा है तो उसको लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर यदि कंप्लीट करना है तो ऐसा संभव नहीं है, तो कुछ वक्त हमें एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। वीडियो आपके एप्लीकेशन पर हमेशा मौजूद रहेगी, आप कब मर्जी इसको देख सकते हो। वैधता मैंने बता दिया। फीस बहुत ही कम रखी है हमने, मात्र ऑनलाइन बैच की 799 रुपए, मात्र 800 रुपए के अंतर्गत आपको ये थ्योरी का बैच प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में ये बैच आपको जो है हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगा। और जिन बच्चों को एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको हम प्रदान कर देंगे। मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। नीचे आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप उन नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।